हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं। ये क्लास कौन सा है स्टूडेंट? तो जो बच्चे हमारे एमए 4th सेमेस्टर में हैं उनका ये आज का मॉडल पेपर है। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये पेपर है आप लोगों का ब्रांच कौन सा है स्टूडेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट का सेकेंड पेपर है। कल आप लोगों का हमने फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर दे दिया था। एक ही क्लास में सारे यूनिट को कवर किया गया। आज आप लोगों का जो है आप लोगों का ये पेपर 2 है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केयर ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी एंड केयर ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी एंड इलनेस। ये आपको पेपर का नाम। इसको हिंदी में हम क्या नाम जानते हैं? तो याद रखिएगा कि हिंदी में इसको हम असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल पेपर का ये आपका हिंदी में नाम है। ठीक है, देखभाल, ये आप लोगों का पेपर में हिंदी में नाम है स्टूडेंट। तो ये क्या है, आप लोगों का एक ही क्लास का ये पेपर, यानी एक क्लास में हमने आप लोगों की जो है 8 यूनिट को हमने कवर कर दिया है। आप लोगों का पेपर जो है 27 जून को होने वाला है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मंदबुद्धि बालक से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा देते हुए विशेषताएं और प्रकार बताइए। तो देखिए मंदबुद्धि बालक होते क्या हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 50 या 70 से कम होती, 70 से कम होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि बालक बोलते हैं। मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जो कि जिनकी लर्निंग पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, यानी वो सीखने की जो उनकी क्षमता होती है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा जो है बहुत कम होती है। तो देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा क्या स्टूडेंट? इसमें देखिए जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती हैं वे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप याद कर लीजिए। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया कि जिन बालकों की बुद्धि जो है 70 से बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम होती है उनको क्या कहते हैं, मंदबुद्धि बालक कहते हैं। अब आइए देखिए हैबर के अनुसार मंदबुद्धि क्या होता है। तो देखिए मानसिक मंदता हो गई, यहाँ पर द है। ठीक है, मानसिक मंदता का तात्पर्य उस असामान्य बौद्धिक क्रियात्मक से है जो विकास, ठीक है, विकास खलन होगा। ठीक है, विकास खलन में उत्पन्न होती है तथा व्यवहार के अनुकूलन से संबंधित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि बालक या मंदबुद्धिता कहते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या होती है। तो अब आइए देखिए मंदबुद्धि बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है, जो वैज्ञानिक थे, जो विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंदबुद्धि बालकों को जो है 3 आधार पर जो है बांटा। तो देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक रूप से दुर्बल बालकों में प्रमुख रूप से 3 विशेषताएं पाई जाती है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कल की जो क्लास फर्स्ट पेपर का हमने जो आपको दिया है व्यक्ति में विकलांगता, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर में हो सकता है, सेकंड पेपर में आपके फर्स्ट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और फर्स्ट पेपर में ये सेकंड। आप लोगों को बस आगे पीछे क्लास देने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये दोनों मॉडल पेपर आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर से जो कल आपका 25 जून को जो एग्जाम फर्स्ट पेपर का होने वाला है, तो इस मॉडल पेपर से भी, यानी सेकेंड पेपर का भी क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर में आ सकता है, और फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन है जो है आपका सेकेंड पेपर में भी आ सकता है। तो इसलिए दोनों मॉडल पेपर जो है आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। देखिए तो उन्होंने क्या बताया कि संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन, ठीक है, दूसरा क्या, विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा, तीसरा क्या, मित्र बनाने की प्रबल इच्छा। तो जो मंदबुद्धि के जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, सामाजिक रूप से जो होते हैं, मतलब उनमें क्या है, वो सामाजिक समायोजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और उनके अंदर जो है संवेगात्मक जो अस्थिरता भी जो है पाई जाती है। विद्यालय में असफलताओं के कारण, यानी कि जो वो मंदबुद्धि बालक जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, बार बार जैसे किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाते जैसा कि नॉर्मल बच्चा सीख पाता है। तो उससे क्या होता है, उससे उनको जो है, मतलब उनके अंदर जो है असफलता की भावना या निराशा की भावना जो है आ जाती है। फिर क्या, मित्र बनाने की प्रबल इच्छा। जो मंदबुद्धि बालक जो होते हैं ना, वो बहुत, मतलब वो
सोचते हैं कि हमारे भी दोस्त हों, लेकिन क्या है, मंदबुद्धि बालक से दोस्ती कोई करना नहीं चाहता। कोई भी बच्चा जो है उनसे जो है उतना दोस्ती करने के लिए जैसे नहीं सोचता है। लेकिन जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके अंदर क्या होती है, दोस्ती बनाने की जो है प्रबल इच्छा जो है पाया जाता है। अब इसके अलावा भी कौन कौन सी निम्न विशेषताएं होती है, इसको भी हम देख लेते हैं एक जगह। तो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, यानी पराश्रित होना। यानी कहने का मतलब क्या, पराश्रित यानी कि दूसरे पर आश्रित होना। मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं, अपने जो है सभी कार्य के लिए क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। अधिगम के अयोग्य होना, यानी कि कोई भी चीज़ वो सीखने में क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चे को हम कोई भी चीज़ सिखा देते हैं, वो नहीं भूलता है, लेकिन जो आपके जो ऐसे मंदबुद्धि बालक होते हैं तो उनको क्या, उनको मतलब सिखाना जो है थोड़ा सा जो है मुश्किल काम होता है, या वो सीखने में जो है अयोग्य होते हैं। फिर क्या, बुद्धि की कमी, ऐसे बच्चों के पास क्या होती है, बुद्धि की कमी होती है। जैसे हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि उनकी बुद्धि लब्धि जो है क्या 70 से कम होती है, वो क्या होते हैं, मंदबुद्धि बालक के अंतर्गत आते। फिर क्या, निर्णय शक्ति का अभाव पाया जाना, यानी जो बच्चों में अगर बुद्धि की कमी है तो जाहिर सी बात है कि वो डिसीजन कैसे लग सकते हैं। फिर क्या, सांवेगिक अस्थिरता, ऐसे बच्चों में जो है सांवेगिक रूप से क्या होती है, अस्थिरता पाई जाती है। फिर क्या, बेढंगी कार्यशैली, बेढंगी कार्यशैली का मतलब क्या हुआ कि उनको जो है रहने काम करने का जो तरीका होता है वो सामान्य बालकों से बिल्कुल विपरीत रहता है, बेढंग जैसा होता है। ठीक है। फिर क्या, सामाजिक समायोजन कर पाने में असमर्थ, ऐसे बालक जो होते हैं समाज में क्या होते हैं, सोसाइटी में जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। आत्मविश्वास का अभाव, ऐसे बच्चों में जो होता है आत्मविश्वास की कमी होती है। ठीक है। अब आइए देखिए बात करते हैं आगे। अगला क्या है, आपका व्यक्तित्व में आकर्षण का अभाव, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो आकर्षित नहीं होती। आप जानते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि आकर्षण ही क्या करता है, आकर्षण ही जो होता है दूसरे व्यक्ति का जो है आप पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन ऐसे मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वो मतलब एक तरह से उनकी जो छवि होती है, उनकी जो कांति होती है वो क्या होती है, बिल्कुल मतलब कांतिहीन छवि होती है और उनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं पाया जाता। फिर क्या है, मानसिक दुर्बलता का अस्थायी होना, और वो क्या है, मानसिक रूप से जो है बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं मंदबुद्धि बालकों के प्रकार। तो अब देखिए बुद्धि लब्धि के आधार पर जो है मंदबुद्धि बालकों को क्या है, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। बुद्धि लब्धि के आधार पर मंदबुद्धि बालकों को क्या है, 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, मूर्ख बालक। ठीक है। पहला क्या है आपका मूर्ख बालक। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है उसे मूर्ख कहते हैं। यह जीवन प्रयत्न मूर्ख ही रहते हैं। ठीक है। यह जीवन प्रयत्न क्या होते हैं, मूर्ख ही रहते हैं। इनकी बुद्धि 7 से 10 वर्ष के बालकों की तरह होती है, भले ही उनकी उम्र जो है 25 से 30 हो जाए या 40 से 50 हो जाए। यानी वो 40 से 50 वर्ष की उम्र में भी क्या है, वो वही काम करेंगे जैसे कि 7 से लेकर 10 साल का जो बालक या बालिका कार्य करती है, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 50 से 70 के बीच होती है। इसी वजह से इन्हें जो है मूर्ख बालक कहते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, मूढ़ बालक। मूढ़ बालक का मतलब क्या है, जिसको हम जड़त्व बालक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि मूढ़ बालक जड़त्व बालक में अंतर होता है। देखिए यहाँ पे क्या, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 30 से 50 तक पाई जाती है वे मूढ़ बालक कहलाते हैं। उनका संपूर्ण जीवन काल बौद्धिक एवं मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष के बच्चों की तरह होता है। यानी ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि जो है आपकी 25 से 50 के बीच पाई जा रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे मूढ़ बालक बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो सोचने की शक्ति होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किससे होती है, कैसी होती है। तो याद रखिएगा कि वो जो होती है उनका 3 से 7 साल के जो बच्चे जैसे कार्य करते हैं ना उस तरह से होती है। अतः यह आजीवन ही 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जा सकता, यानी जो मूढ़ बालक होते हैं उनको आप पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। ठीक है। इन्हें प्रशिक्षण द्वारा कुछ सामान्य कार्य अवश्य सिखाए जा सकते, जैसे बकरियां चराना, बोझ उठाना, मजदूरी करना, गड्ढा खोदना। इसलिए इन्हें प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक भी कहते थे। देखिए जो मूढ़ बालक होते हैं उनको आप पढ़ा लिखा नहीं सकते। जो मूर्ख बालक है, यानी मूर्ख बालक जिनकी जो बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो उनको आप थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मूढ़ बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि आपका जो है 25 से 50 के बीच में होती है या इससे कम होती है, वो मूढ़ बालक में आ जाएंगे। ठीक है। तो इनको आप पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा जैसे बकरी चराना हुआ, भेड़ चराना हुआ, मजदूरी करना हुआ, गड्ढा खोदना हुआ, तो इनको प्रशिक्षण आप देकर ये सारा काम उनसे करवा सकते हैं, जिससे कि उनका क्या हो, जीविकापार्जन चल सके। ठीक है। तो ये क्या है, मूढ़ बालक के अंतर्गत आएंगे। अब आइए देखिए हम बात करते हैं जड़ बुद्धि बालक। तो जड़ बुद्धि बालक में क्या होगा कि मानसिक दुर्बलता की दृष्टि
दृष्टि से यह भी सर्वाधिक मंदबुद्धि बालक होते हैं। इनकी बुद्धि यदि 25 या 25 से भी कम होती है। देखिए इनकी बुद्धि, जो जड़त्व बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या है, 25 या 25 से भी कम होगी। इनका मानसिक विकास 2 वर्ष के बालकों की भांति हो, जैसे 2 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, उस तरह से जो इनका मानसिक विकास हो जाए। भले ये 40-50 साल के क्यों ना हो जाए, लेकिन जो इनकी सोचने की शक्ति है वो क्या है, 2 वर्ष के बालक की तरह होता है। अतः यह पूर्णतः दूसरों के ऊपर आश्रित, जैसे 2 वर्ष का बच्चा क्या अपने से सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता ना। उसका क्या देख रेख जो होते हैं घर के बड़े बुजुर्ग या उसके जो भी संरक्षक होते हैं, उसके माता पिता सब लोग करते हैं। ठीक है, इन्हें भोजन करने, ठीक है, इन्हें भोजन कराने होगा। ठीक है, इन्हें भोजन कराने, नहलाने, वस्त्र पहनने, कंघी करने आदि कार्यों के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या मतलब टोटली जो होते हैं वो दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालकों के लिए जो है मतलब हमेशा जो है संरक्षक की जो है ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बालकों का देखभाल, सुरक्षा एवं संरक्षण ठीक उसी प्रकार की जाती जैसे 2 वर्ष के छोटे बालकों का करना पड़ता है। ये दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, अतः ये जीवन यापन में क्या होते हैं, पूर्णतः जो है असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो क्यों, जैसे कि मान लीजिए 40-50 साल का हो गया, लेकिन उसकी जो सोचने की शक्ति क्या एक छोटे बच्चे की समान है, तो उसका जीवन यापन तो। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं मंद बुद्धि बालकों की कुछ विशिष्ट प्रकार। इसके अलावा मतलब 3 तो वो हो गए आपके, मूर्ख बालक, मूढ़ बालक और जड़त्व बालक। उसके अलावा भी आपके क्या है, मंगोलिज्म में क्या होता है, मंगोलिज्म एक मनुष्य की जो है प्रजाति होती है। इसमें क्या है, ये बच्चे भी जो है वो क्या है, मंदबुद्धि बालक में। क्रिटिनिज्म जो है आयोडीन की कमी से होता है, ये रोग भी आप जानते हैं। तो ये भी क्रिटिनिज्म जिसको होता है वो भी क्या है, आपके मंदबुद्धि बालक के अंतर्गत में है। फिर हाइड्रोसिफेली का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब उनका जो सर है वो ज़्यादा बड़ा होता है सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, लेकिन उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बालक की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये भी क्या होता है, हाइड्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का मतलब क्या होता है कि माइक्रोसिफेली मतलब कि उनका जो मस्तिष्क है वो छोटे बच्चे के समान होता है, यानी उनकी जो सोचने की जो शक्ति होती है, उनका सर जो है मतलब शरीर की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, और उनकी जो सोचने की क्षमता जो होती है वो छोटे बच्चों के समान होती है, इसलिए इसी को हम माइक्रोसिफेली के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए देखिए, बात करते हैं भाषा बाधित बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिए, भाषा बाधित मतलब कि जिसको भाषा का ज्ञान न हो, भाषा को वो समझ न पाए, वो ऐसे बालक की पहचान आप कैसे करें। तो देखिए, भाषा बाधित बालक की पहचान सरलता से व्यवहार और साक्षात्कार द्वारा की जा सकती है। देखिए, भाषा बाधित बालक का हम कैसे मतलब जांच कर सकते हैं, तो व्यवहार से, सरलता से व्यवहार और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर कर सकते हैं। यूँ तो माता पिता प्रवेश दिलाते समय अध्यापक को बालक की भाषा संबंधित कठिनाई से अवगत कराते हैं। फिर भी अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे बालक की पहचान करे। सर्वप्रथम कक्ष निरीक्षक में अध्यापक का यह कर्तव्य है कि उच्चारण दोष व हकलाने वाले बच्चों को अलग कर दे और उनकी सही पहचान करे और उनकी सही परामर्श चिकित्सा की व्यवस्था करे। आजकल बाधित के लिए परीक्षणों का भी प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षणों के प्रयोग में निम्नलिखित कठिनाई जो सामने आती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे भाषा बाधित, जैसे बच्चे तुतुलाते हैं तो क्या होता है, तुतुला रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो घर के लोग यही जानेंगे। तो वो प्रवेश कराते समय क्या करते हैं, वो प्रवेश कराते समय जो है टीचर को बताते हैं कि नहीं देखिए आपका बच्चा मतलब मेरा बच्चा क्या है कि तुतलाने वाला, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो टीचर क्या करता है, तुतलाने वाले बच्चे या हकलाने वाले बच्चे को या सही उच्चारण नहीं करने वाले बच्चों को क्या करता है, वो अलग करके उसको बैठाना चाहिए। उस पर क्या है, विशेष ध्यान देना चाहिए। बार बार जो है शब्द को, वर्तनी को दोहराते रहना चाहिए और बच्चों को मतलब इनकरेज करना चाहिए कि नहीं बेटा तुम बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो। मतलब उसको हमेशा जो इनकरेज करेंगे तो वो क्या होगा, वो तुतलाने की आदत को जो है छोड़ता चला जाएगा। फिर क्या है, अब देखिए कौन कौन सी कठिनाई आती है। तो भाषा का ज्ञान न होने के कारण बालक प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से नहीं दे सकता, अतः उसके भाषा संबंधित ज्ञान का सही आंकलन नहीं हो पाता है। देखिए, भाषा का ज्ञान अगर उसको नहीं है तो उस उत्तर क्या, आप प्रश्न कुछ और पूछ रहे हैं, वो उत्तर क्या करेगा, कुछ और देगा। फिर क्या, बालक भाषा ज्ञान के अभाव में निर्देशों को भली भांति जो है नहीं समझ पाता है। अगर उसको भाषा का ज्ञान नहीं है तो जो भी आप गाइडलाइंस देंगे वो उसको समझ नहीं पाएगा। तीसरा क्या है, भाषा बाधित बालक में परीक्षणों के उत्तर को सही देने की प्रवृत्ति जो है नहीं होती है। तो जिसको जो भी भाषा
बाधित बालक होगा तो वो जो भी आप परीक्षण किए तो उसका उत्तर जो है वो सही तरीके से नहीं दे सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 पर टिप्पणी, सॉरी 81 पर टिप्पणी लिखिए। जो विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 बोले, सॉरी यार, क्या है आपका 1981 पर टिप्पणी ने विकलांग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है किसे घोषित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है आपका 1981 है। ठीक है, तो एक विकलांग और चिरकालिक रोगी बालक दया का पात्र बन जाता है। यह समझा जाने लगता है कि वह अपनी विकलांगता और रोग के कारण कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है। ऐसे बालक दया नहीं अपितु सहानुभूति और उचित अवसर के योग्य होते हैं। जैसे ऐसे बालक को जो होता है मतलब उसको दया के पात्र नहीं समझना चाहिए। ऐसे बालक को जो है आप प्रशिक्षण देकर उसको जो है मतलब उसको आप प्रशिक्षित करके उसको जीवन यापन करने के लिए जो है आत्मविश्वास भरकर उसको जो है आत्मनिर्भर के लिए आप तरह तरह के जो है कार्य उसको सिखा सकते हैं, जिससे कि अपना क्या जीवन यापन कर सकता है और देश के विकास में क्या है वो मतलब भागीदारी होकर मतलब अच्छा से अच्छा जो है परफॉर्मेंस करके वो गाँव अपना शहर परिवार और देश के विकास में जो है समान अवसर का लाभ उठाकर वो जो है एक तरह से क्या है भागीदारी का रोल अदा कर सकता है। ऐसे बालक एक क्षेत्र में अक्षम होते हुए भी कुछ अन्य विशेषताएं और योग्यताएं रखते हैं। इन योग्यताओं और विशेषताओं के अनुरूप रोजगार दिलवाना उनके प्रति एक आवश्यक कर्तव्य बनता है। तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसे बालक का जो है मतलब उन्हें जो है रोजगार दिलवाने के लिए जो है एक हर नागरिक का, एक नॉर्मल जो नागरिक है उसका एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे बालक का जो है सिलेक्शन करे और उसको जो है चुनाव करके जो है उसके अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसे जो है क्या करे, उसको रोजगार का अवसर दिलाए ताकि वो भी देश के विकास के भागीदारी में जो है सहायक हो सके। अब आइए देखिए बात करते हैं 20वीं शताब्दी से विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने तथा उनके प्रति विश्व राष्ट्र और समाज के कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनेक देशों में विशिष्ट योग्यताएं प्रारंभ की गईं। इसी क्रम में विकलांगों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर भी गहनता और विस्तार से देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1981 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया। जैसे एक कोई सामान्य व्यक्ति जैसे अपना जो है आर्थिक विकास सामाजिक विकास कर सकता है तो उसी तरह से क्या है सेल्फ डिपेंड होकर हर काम को कर सकता है। तो उसी तरह से विकलांगों के लिए भी क्या किया यूनेस्को ने सन 1981 में जो है विकलांग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, जिसमें पूरे विश्व के, ठीक है, पूरे विश्व के यानी देश के हर कोने कोने से जो है विकलांग व्यक्तियों को लिए जो है तरह तरह की योजनाएं और कार्यक्रम जो है विकलांगों के लिए चलाया गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 5 फरवरी 1981 को औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। भारत में जो है मतलब ये क्या बोलते हैं विकलांग वर्ष जो है कब घोषित लाया गया विकलांगों के लिए, मतलब तो उसको कब शामिल किया गया, तो 5 फरवरी 1981 को जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है इसे जो है प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं इसमें क्या है। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता से विकलांग बहादुरों के लिए पुनर्वास के लिए सार्वजनिक और निजी माध्यमों द्वारा भी संभव सहायता करने की अपील की और भारत सरकार द्वारा किसी दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को पर भी प्रकाश डाला। ठीक है, इस मतलब यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जैसे कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब जो आम जनता है, मतलब सरकार तो कर ही रही लेकिन आम जनता का भी ये फर्ज है कि विकलांगों के जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे और उनको प्रशिक्षण देने में या प्रशिक्षित करने में जो है सहयोग प्रदान करने, उनको जो है दया का पात्र न बनाए, वो उनको ये मतलब उनके अंदर ये भावना बताए कि हमारे हाथ पैर है तो हम भी ये कार्य को कर सकते हैं। अगर आपके पास हाथ पैर नहीं है, आपको जो है प्रकृति ने या ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया तो आप किसी के ऊपर बोझ नहीं है, आप भी अपना जीविकापार्जन जिस तरह से हम अपना जीविकापार्जन चला रहे हैं आप भी क्या कर सकते हैं अपना जीविकापार्जन जो है चला सकते। ये इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, अपील किया जनता से। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अपंग या विरूपित। ठीक है, अपंग या विरूपित, वह पर छोटी की मात्रा रहेगी। अपंग या विरूपित बालक से आप क्या समझते हैं, विरूपित बालकों की शिक्षा कैसे दी जाती है। ठीक है, तो अब विरूपित या अपंग बालक क्या है, तो आप पहले इसको देख लीजिए। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो लूले लंगड़े
अपाहिज होते हैं, ठीक है। अपंग या विरूपित बालक कौन होते हैं? अपंग या विरूपित बालक वे होते हैं जो लूले, लंगड़े या अपाहिज होते हैं, जिनकी मांसपेशियां और हड्डियां पूर्ण रूप से क्या होती है? विकसित नहीं हो पाती हैं। या यूं कह सकते हैं सरल भाषा में कि अपंग बालक वे होते हैं जिनकी मांसपेशियां और हड्डियां का विकास जो है पूरी तरह से या अच्छी तरह से, जैसे सामान्य बालक का होता वैसे नहीं हुआ, तो ऐसे बालक जो है मतलब किस कैटेगरी में आते हैं? तो अपंग या विरूपित बालक के कैटेगरी में आते हैं, जिसके फलस्वरूप वे चलने फिरने और काम करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है? वो बालक जो है चलने फिरने और कार्य करने में क्या होते हैं? अपने आप को असमर्थ मानते हैं। अपंग बालकों को अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए काफ़ी असुविधा होती है। इनके सीखने की गति अत्यंत धीमी होती है, अतः इन्हें पढ़ाते लिखाते समय जो बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। यानी इन्हें जो आक्रामक स्वभाव वाला जो टीचर है वो नहीं पढ़ा सकता। वैसे भी टीचर के स्वभाव में क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, ताकि वो हर बच्चे को जो है अच्छे से समझ सके। तो जो अपंग या विरूपित बालक को जो पढ़ाते समय क्या होना चाहिए? टीचर का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है वो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा जो है क्या है? स्लोली लर्निंग वाले होते हैं। अब आइए देखिए अपंग बालक की परिभाषा क्या है। अपंग बालक या विरूपित बालक की परिभाषा क्या है? तो वर्डिन एंड ब्लैक हस्ट के अनुसार क्या है? आर्थोपोडिक निःशक्त बालक वह है जिसका शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसके सामान्य सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों को इस सीमा तक बाधित एवं सीमित कर देती है कि उसे विशिष्ट सेवाओं तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया ना कि मतलब अपंग जो बालक होते हैं उनको क्या है? उनको विशिष्ट सेवा दिए जाते हैं। तो ऐसे लूले लंगड़े जो बच्चे हैं वो अपना जो दैनिक कार्य नहीं कर सकते, सामाजिक समायोजन नहीं कर सकते, वो कहीं जैसे समाज में कोई फंक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए शादी का ही फंक्शन हुआ, तो वो कैसे जा सकते? तो उनको एक लोग चाहिए ना छोड़ने के लिए, या बैसाखी का सहारा लेकर धीरे धीरे जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या, तो उनको क्या विशिष्ट जो है सेवा की जरूरत पड़ेगी ना, उनको जो है इलेक्ट्रिक साइकिल की जरूरत पड़ेगी, जिससे को क्या कर सके? वो आसानी से जो है चला सके, ठीक है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं विरूपित बालकों की शिक्षा। कैसे हम विरूपित बालकों को शिक्षित करेंगे? तो देखिए कई बार विरूपित बालकों में सीखने की क्षमता सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए इनकी मानसिक और बुद्धि क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए। देखिए कभी जरूरत नहीं है कि जो सुंदर बच्चे हों वही पढ़ने में तेज हो। कभी कभी क्या होता है? गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी विरूपित या अपंग बालक का जो माइंड है उसका शारीरिक विकलांगता से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास क्या है? माइंड जो उसका 4G वाला काम, सॉरी माइंड जो क्या है उसका 5G वाला काम कर रहा है। तो भले सामान्य बालक सुंदर होकर 2G बना है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो यानी उसकी जो शारीरिक विकलांगता है वो कहीं ना कहीं क्या है? मानसिक विकास पे उसके असर नहीं डाला, तो वो क्या अधिक मेधावी छात्रों की तरह जो है पढ़ सकता है। तो ऐसे बालकों पर भी मतलब ध्यान देकर जो है शिक्षक को जो है पढ़ाना चाहिए। अक्सर बच्चे विरूपित बालकों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो बच्चे सुंदर नहीं होते, विरूपित होते हैं, तो उनका देखते हैं सामान्य बच्चा क्या करता है? उनका हंसी मजाक उड़ाता है, उन्हें लंगड़ा, लूला, कुबड़ा आदि मतलब करके चिढ़ाते हैं, ठीक है, कह के, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? कह के क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें हीन भावना, कुंठा, निराशा आदि नकारात्मक संवेगों का क्या होता है? वास हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए सामान्य बच्चे तो वो जानते नहीं है, लेकिन जब तक समझते हैं तब तक बड़े होने के बाद ही ना समझेंगे। लेकिन छोटे होने पे क्या है? अगर ऐसा कुबड़ निकले वाला बच्चा तो उसको भी मजाक उड़ाएंगे, लंगड़ा लूड़ा बच्चा तो उसका भी मजाक उड़ाएंगे। तो जो अपाहिज बच्चा है, अपंग बच्चा, तो उसके अंदर क्या है? कहीं ना कहीं जैसे हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, कुंठा मन में जो उसके आ जाती है। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या? तीसरा पॉइंट जो है बालक को किसी योग्य कुशल एवं अनुभवी चिकित्सक को दिखाएं और उनकी शारीरिक अपंगता को कम करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं साधन उपलब्ध करवाएं। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब आधुनिक समय में क्या सब कुछ जो है संभव है। अगर कोई बच्चा पैर से अपाहिज हो गया तो उसमें क्या पैर में रॉड डालकर या जो नकली पैर आता है उसको लगाकर जो वो उसको आप लगवा देंगे तो बच्चा क्या चलने फिरने लायक हो जाएगा। तेज दौड़ने वाला तो नहीं होगा, लेकिन क्या है चलने फिरने वाला लायक जो है, तेज दौड़ने वाले भी हो जाते। कभी कभी आपने देखा किसी रेसर का भी थे जिनके क्या थे पैर जो नकली थे, लेकिन फिर भी वो जो वहाँ से मेडल जीत कर लाए थे, अपने देश का नाम रोशन किया था, ठीक है। फिर क्या माता पिता व परिवार के सदस्यों का यह परम कर्तव्य एवं दायित्व है कि वह उनके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें। मतलब माता पिता जो भी हो या फैमिली के जो भी मेंबर हो, तो वो जो अपंग या विरूपित जो बालक हैं उनके साथ उनका बिहेवियर
कैसा होना चाहिए, तो उनका बिहेवियर जो होता है सहानुभूति वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला बात क्या है कि यदि बालक धीमी गति से सीखने वाले हैं तो इनके लिए अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर अपंग बालक जो है अगर स्लोली सीखने वाला, स्लोली लर्निंग वाला है, तो उनके लिए जो है रूम की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अलग से होनी चाहिए। अब आइए देखिए छठा पॉइंट हमारा क्या है, तो अपंग बालकों की, ठीक है, अपंग बालकों की शिक्षा व्यवस्था अपंग विद्यालय में करें ताकि सामान्य बालक जो उनका मजाक नहीं उड़ाने पाए। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अगर स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, विशिष्ट बालक है, तो उसकी जो एजुकेशन हो वो क्या हो, वो भी स्पेशल स्कूल में होना चाहिए, ताकि उसके जैसे समान, उसके जैसे सारे बच्चे रहेंगे तो वहाँ उस माहौल में भी उसको भी अच्छा लगेगा। अगर हम नॉर्मल बच्चों के साथ अगर उसको स्टडी, उसका अध्ययन अध्यापन कराते हैं, तो नॉर्मल जो बच्चे होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो उसका मजाक उड़ाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, जिससे उसकी जो पढ़ने लिखने की जो भी क्षमता है, जो भी इच्छा है, धीरे धीरे क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसलिए जो ऐसे विशिष्ट बालक हैं उनके लिए जो है विशेष स्कूल खुला गया, तो वहाँ पर जो उनको शिक्षा दीक्षा देना चाहिए। फिर क्या है, सरकार द्वारा ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षा केंद्र भी खोले जाने चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर ऐसा विशिष्ट स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए क्या है, स्पेशल स्कूल की जो है व्यवस्था करनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि बालक आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सके। यानी कि जो व्यवसाय, ऐसे बच्चों को क्या व्यावसायिक एजुकेशन तो आप देंगे, लेकिन उस पर बहुत विशेष ध्यान दें ताकि वो बच्चा क्या हो, आगे चल के अपना भी पालन पोषण प्लस अपना परिवार का भी क्या है वो खर्च जो है निर्वहन कर सके। अब आइए देखिए हम बात करते हैं नाजुक बालक। नाजुक बालक से आप क्या समझते हैं, इस पर अगर टिप्पणी लिखने के तो आप देखिए, शारीरिक रूप से निर्बल, कमजोर व दुबले पतले बालक को हम क्या कहते हैं, नाजुक बालक कहते हैं। शारीरिक रूप से निर्बल, कमजोर व दुबले पतले जो बालक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम नाजुक बालक बोलते हैं। बहुधा यह रक्त अल्पता के शिकार होते हैं, अधिकांश, बहुधा का मतलब क्या हो, अधिकांश यह रक्त अल्पता यानी एनीमिया के शिकार होते हैं। इनके शरीर में खून की काफ़ी कमी होती है, इस कारण इनका कार्य क्षमता बहुत ही कम होता है। हृदय संबंधी रोग, दमा, जुखाम, खांसी आदि रोग के ये क्या होते हैं, ये शिकार हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, कल हम जैसे विकलांगता के प्रकार में हम सब जो है प्रकार कल की वीडियो में डाले हैं, उसके अलावा भी अगर एक आध प्रकार अगर छूट गया तो आप लोग जो है अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे हम कोशिश किए कि सारा विकलांगता, श्रवण विकलांगता ये सब बताएं, तो इसमें भी आपको आ सकता है कि विकलांगता के क्या प्रकार हैं, तो वो सब आप प्रकार भी लिख याद करके, मतलब दोनों मॉडल पेपर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका जो है दोनों पेपर ये में आपका जो है अच्छा नंबर आ जाएगा। अब आइए देखिए नाजुक बालकों की शिक्षा दीक्षा। तो नाजुक बालकों की शिक्षा दीक्षा हम कैसे करते हैं, तो बालक के कमजोरी, नाजुकपन के कारणों का पता करके उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी वो बालक जिसे कैसे कमज़ोर है उसका जो है मतलब उसको दूर करने की, यानी उससे जो है उसको निजात दिलाने की जो है कोशिश करनी चाहिए। फिर क्या, बालक के खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें भरपूर मात्रा में दूध तथा फलों का रस पीने को देना चाहिए। टमाटर, गाजर व अन्य सब्जियों का सूप पिलाना चाहिए। रक्त अल्पता को दूर करने के लिए आयरन युक्त जो है आहार भी क्या करना चाहिए, बालक को जो है खिलाना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, उनकी शिक्षा व्यवस्था सामान्य बालकों के साथ ही करनी चाहिए। जो उनकी शिक्षा है उसकी व्यवस्था क्या सामान्य बालकों के साथ ही करना चाहिए, परंतु उनके पढ़ाते लिखाते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उन्हें आप जब एजुकेट कर रहे हैं तो क्या है उस समय जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन्हें कक्षा में आगे की बेंच पर बिठाए ताकि इन पर जो है शिक्षक की निगाह पड़ती रहे और दूसरे बच्चे इन्हें तंग न करने पाए। जो भी मतलब नाजुक बच्चे होते हैं तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को जो है आगे वाले बेंच पर बैठाना चाहिए ताकि शिक्षक जो है पढ़ाने के दौरान जो है शिक्षक की नज़र उस पर पड़ते रहे और पीछे से जो है सामान्य बच्चे यानी नॉर्मल चाइल्ड जो है ऐसे बच्चों को जो है तंग नहीं करें। ठीक है, इन्हें खेलने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, परंतु इन्हें ऐसा खेल न खिलाएं जिससे कि इनको अधिक थकान हो। ऐसा मतलब इन्हें भी क्या है खेलने के लिए हमेशा उत्साहित करना चाहिए कि नहीं बेटा तुम खेल सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा खेल इनको नहीं खिलाना चाहिए जिससे क्या उनको जल्दी थकान हो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या उनके बॉडी में खून की कमी है, वो एनीमिया से ग्रसित बालक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अब हम भागना दौड़ने वाला क्रिकेट हुआ, ठीक है, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ या टेनिस हुआ, ऐसे खेल अगर हम खिलाएंगे तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है आगे देखिए छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है कि नाजुक बालकों के प्रति माता पिता का व्यवहार भी काफ़ी प्रेमपूर्ण होना चाहिए। यानी ऐसे जब बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए, उनका बिहेवियर जो है उनके अनुसार प्रेमपूर्ण मतलब सहयोग वाला होना चाहिए। फिर क्या, व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर इन्हें आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की चेष्टा करना चाहिए। इन्हें छोटे मोटे कार्य करने का अवसर दें।
इससे इनमें आत्मविश्वास की भावना जो विकसित होगी। ठीक है, सारा काम जैसे नाजुक बालक है जिनके घर, ये नहीं सोचना चाहिए पेरेंट्स को कि नहीं सारा काम हम ही करें, नहीं, उनको छोटे मोटे जो कार्य जो समय समय पर सिखाते रहना चाहिए, जिससे इनके अंदर क्या होगा, एक विश्वास आएगा कि नहीं जिस तरह से जो नॉर्मल लोग जो है इस कार्य को करते हैं उस तरह से क्या हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। फिर क्या, विद्यालय में इनके क्लास की व्यवस्था इस तरह करे कि इन्हें बीच बीच में जो है आराम का अवसर मिल सके, यानी जो इनका क्लास का जो शेड्यूल है, जैसे पहला दूसरा 2 पीरियड पढ़ लिए तो 1 पीरियड का क्या है इनको जैसे गैप देता कि ये थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको इनका जो है होना चाहिए शिक्षा दीक्षा। अब आइए देखिए हम बात करते हैं, आगे देखते हैं कि संवेगात्मक रूप से यहाँ पर संवेगात्मक रूप से अशांत होगा। ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा अशांत। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक किसे कहते हैं? तो देखिए, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वह बालक होते हैं जिनमें सामयिक स्थिरता की कमी पाई जाती है, यानी उनमें क्या है, अपने संवेग को जो है कंट्रोल करने की जो है क्षमता नहीं होती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कारण कुछ बालकों में सुरक्षा, ठीक है, निराशा, अशांत चित्तता, हीनता, असहाय जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके कारण उनके व्यवहार सामान्य बालकों से अलग होते हैं। यह बालक अभिभावक और शिक्षक दोनों के लिए क्या है, समस्या उत्पन्न करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें संवेगात्मक विकलांग या संवेगात्मक पिछड़ा बालक भी कहते हैं। ठीक है, आजकल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्री विशेषज्ञ शालेय बालकों में उन बालकों जो कि सामाजिक संवेगात्मक रूप से अशांत बीमार हैं विशेष रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि इन बालकों को भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों में क्या किया जाए है, शामिल किया जाए। यानी पहले क्या था, पहले जो सामूहिक रूप से थे तो उनको जो है विशेष सुविधा नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही शिक्षा शास्त्री आए, मनोवैज्ञानिक आए, तो उन्होंने क्या कहा कि ये बच्चे भी क्या विशिष्ट सेवा के जो है अधिकारी, इन्हें भी क्या स्पेशल चाइल्ड घोषित किया जाए और इनके लिए भी क्या है स्पेशल चाइल्ड स्कूल में जो है प्रावधान किया जाए। अब आइए देखिए बात करते हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ भी अशांत बना लीजिएगा। ठीक है, अशांत बालकों के प्रकार क्या, ये अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं, फिर क्या अव्यवस्थित व्यवहार करने बालक होते हैं और उत्पीड़ित बालक होते हैं। ये तीनों क्या संवेगात्मक रूप से अशांत बालक के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखिए हम अगली हेडिंग क्या है, संवेगात्मक अशांत के कारण, यानी किन कारणों से जो बच्चे हैं जो है वो संवेगात्मक रूप से अशांत हो जाते हैं, इनके बारे में देखिए। तो पहला क्या आपका जीव भौतिक कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्राव या शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने के कारण भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जो है संवेगात्मक अशांत के कारण बन सकते हैं। दूसरा क्या, भग्न और तलाक वाले परिवार, यानी भग्न यानी जो तलाक भग्न यानी टूटे फूटे जो परिवार, जैसे कि माता पिता डिवोर्स लेकर अलग हो गए या माता पिता जो है आपस में हमेशा लड़ते रहे, यानी घर का जो एटमॉस्फेयर है वो कलहपूर्ण होता है। ऐसे घर के जो बच्चे भी होते हैं उनके अंदर भी क्या है संवेगात्मक जो है अशांत या संवेगात्मक अस्थिरता जो है पाई जाती है। देखिए जो टूटे हुए परिवार हैं जिनमें माता पिता में झगड़ा झंझट होते रहते, ऐसे परिवारों में बच्चों का संवेगित स्थिति ठीक नहीं होती है, वे अपने आप को असुरक्षित और उपेक्षित समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, बच्चे जो अपने आप को क्या समझते हैं, असुरक्षित और उपेक्षित समझते हैं। तीसरा क्या, माता पिता का कठोर नियंत्रण या व्यवहार, आवश्यकता से अधिक माता पिता का कठोर नियंत्रण हो और व्यवहार हो तो उस समय भी जो है बच्चों में जो है संवेगात्मक जो है अस्थिरता पाई जाती है। पारिस्थितिकी प्रभाव, यानी घर का जो है उनका वातावरण जो है एटमॉस्फेयर कैसा, जहाँ पर मतलब जो है इकोलॉजिकल प्रभाव, यानी कि जो भौगोलिक वातावरण है उसका भी प्रभाव जो है कहीं ना कहीं जो है संवेगात्मक अशांत का कारण बनता है। अब फिर देखिए विद्यालयी कारण का मतलब क्या हुआ कि विद्यालय में जैसे उनको पूरा सपोर्ट न मिलना। ठीक है, ऐसे बच्चे जो संवेगात्मक रूप से अशांत है तो उनको क्या है टीचर्स का सपोर्ट न मिलना, बच्चों का जो उनके क्लासमेट उनका सपोर्ट न मिलना, ये सभी होता है। फिर क्या है सामाजिक कारण, समाज द्वारा तिरस्कृत किया जाना, यानी ऐसे बच्चे को जो है समाज के द्वारा जो है तिरस्कृत किया जाता है, या उसमें जातिहीनता भरना या सामाजिक बंधन और रूढ़िवादी परंपराओं के कारण भी बालकों में जो संवेगात्मक विकास में जो क्या होता है बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आइए देखिए हम देखते हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की शिक्षा आप कैसे करेंगे, उनको आप कैसे
प्रशिक्षित करेंगे। तो फिर क्या है, व्यक्तिगत परामर्श एवं ध्यान देना। दूसरा क्या है, विशिष्ट विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग द्वारा। तीसरा क्या है, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाओं की व्यवस्था करना। चौथा क्या, प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था करना। पांचवा क्या, मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की सहायता देना। मनोरंजन एवं खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था करना। फिर क्या है आपका, शिक्षकों का व्यवहार सहानुभूति एवं आत्मीय होना। शिक्षकों का व्यवहार बच्चों के प्रति होना। ठीक है। फिर क्या है आपका, अभिव्यक्ति का अवसर देना, यानी जो संवेगात्मक रूप से जो स्थिर बालक है उनको क्या, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो है अवसर देना चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था करना। ऐसे बच्चों के लिए जो है निर्देशन यानी गाइडेंस और काउंसलिंग जो हमेशा जो करते रहना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच विश्वास उत्पन्न करना, यानी जो भी शिक्षक है और विद्यार्थी उनके बीच क्या होना चाहिए, विश्वास की जो है भावना का जो है उत्पन्न होना चाहिए। तभी वो बच्चे और शिक्षक के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, तभी उनका जो संवेगात्मक जो अशांत मन है वो क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल में रहेगा, या यूं कह सकते हैं कि वो सही दिशा में जो है कार्य करेंगे। ठीक है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। तो देखिए जो मधुमेह है तो वो क्या है, आपका उपापचयन या चयापचय संबंधित बीमारी है, यानी पाचन विकार है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता, उसकी वजह से ही क्या होता है, डायबिटीज होना है। या यूं कह सकते हैं सरल भाषा में कि जो इंसुलिन नामक हार्मोन है उसका जो सिक्रेशन जो है कम होने के कारण जो है डायबिटीज हो जाता है। तो आइए देखिए बात करते हैं हम, क्या है कि मधुमेह किसी भी आयु वर्ग को हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई आयु वर्ग फिक्स है कि नहीं इस एज वालों को होगा। ठीक है। नवजात शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक, माने नवजात शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक भी क्या है, डायबिटीज हो। यह आंशिक रूप से वंशागुणत भी है, यानी ये क्या वंशागुणत यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाला रोग है। 15 वर्ष की आयु के पहले होने वाले को जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। मुख्यतः यह कार्बोहाइड्रेट की चयापचय की संबंधित बीमारी, जैसा कि अभी आप लोगों को बताएं कि डायबिटीज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, इसी वजह से क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। साधारण भाषा में मधुमेह या डायबिटीज को शर्करा की बीमारी कहते हैं। ठीक है। कहीं कहीं इसे क्या, चीनी वाली भी बीमारी के नाम से जाना जाता है। जब मूत्र द्वारा शर्करा विसर्जित होने लगती तो तब उसे हम क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। यानी बाथरूम के रास्ते जो है शर्करा यानी चीनी का या शुगर का जो निकलना वो क्या है, आपका मधुमेह कहलाता है। मधुमेह वास्तव में कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन से संबंधित रोग है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने पर ग्लूकोज के रूप में रक्त द्वारा शोषित होकर यकृत में पहुंचता है। यहाँ वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संग्रहित होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है क्या होता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संग्रहित होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। तभी आपको बताएं कि इंसुलिन नामक हार्मोन पर क्या, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन निर्भर करता है। और यही इंसुलिन का जो है स्राव अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, डायबिटीज की कंडीशन आ जाती है, या व्यक्ति जो है डायबिटीज का रोगी बन जाता है। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सहायक और उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संग्रहित करता है। इंसुलिन की कमी होने पर उपापचयन की क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता, जिससे रक्त में ग्लूकोज का क्या होता है, स्तर बढ़ जाता है। यह ग्लूकोज मूत्र द्वारा निष्कासित होने लगता है। इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया, यानी मूत्र के द्वारा जो है मतलब शुगर का निकलना या ग्लूकोज का निकलना क्या कंडीशन कहलाता है, तो ग्लाइकोसूरिया के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज के विसर्जन के लिए ऊतकों में जल का अधिक उत्सर्जन होता है, जिसके कारण रोगी बार बार जो है मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। यह स्थिति क्या होती है, पॉलीयूरिया कहलाती है। यानी कि अब जिसको भी डायबिटीज हो जाता है तो उसको क्या है, उसको बार बार जो है पेशाब लगता है, ये लक्षण हो गए, उसको प्यास बहुत लगेगी, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है। बॉडी जो है डिहाइड्रेट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसको प्यास लगती है, बार बार क्या होता है, भूख का जो है मतलब उसको हमेशा एहसास होता रहता है। तो ये सारे कंडीशन क्या है, सारे टर्म्स, सारे जो है कंडीशन ये क्या है, आपके जो है डायबिटीज़ के होते हैं। अब देखिए मधुमेह के क्या क्या कारण होते हैं। मधुमेह जो होता है, डायबिटीज जो होता है, किन कारणों से होता है, तो पहला क्या, ये वंशानुक्रम होता है। ठीक है। फिर क्या है, मोटापा के कारण होता है। फिर क्या है, लिंग, यानी किसी को भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, मधुमेह जो होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा जो होती है महिलाएं जो होती हैं, ठीक है, महिलाओं में जो होता है ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। फिर क्या, मानसिक तनाव व चिंता की वजह से होता है। हार्मोन्स मतलब इंसुलिन जो है हार्मोन्स का जो सिक्रेशन कम होता है उसकी वजह से होता है। और चिकित्सकीय कारण की वजह से होता है, यानी बहुत सी जैसे कभी कभी बीमारियां हो गई, हाँ, और उसके
दौरान भी क्या है, डायबिटीज़ होने की जो है संभावना हो बढ़ जाती है। तो ये क्या कारण। अब आइए देखिए मधुमेह के प्रकार। तो मधुमेह जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है जुबिलाइन टाइप मधुमेह और दूसरा क्या होता है, वयस्क मधुमेह, या उसको सिर्फ हम मधुमेह कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए मधुमेह के लक्षण क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुमूत्रता यानी बार बार जो है पेशाब को जाना, ठीक है, प्यास लगना, अधिक प्यास लगना, ठीक है, फिर क्या है आपका अधिक भूख लगना, सामान्य कमजोरी तथा शरीर के भार में कमी होना, प्रतिरोधक क्षमता की हानि या ह्रास, इसको लिख सकते हैं आप, ह्रास भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता की क्या होती है, ह्रास होती है। खुजली, फोड़े, फुंसी जो है शरीर पर निकलने लगते हैं। डायबिटिक कीटोसिस हो जाता है। घाव के भरने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती, कम हो जाती है। ठीक है, मधुमेह की गंभीर स्थिति में रोगी की रक्त वाहिनियाँ तथा गुर्दे में भी क्या होता है, दोष हो जाता है। यानी मधुमेह होने पर क्या है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं। फिर क्या है आपका रोग की तीव्रता में त्वचा सूखकर ढीली हो जाती है और जीभ सूखकर क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। आँखों से दिखाई बंद हो जाता है जिसके कारण मोतियाबिंद बनना जो है शुरू हो जाता है। फेफड़े तथा मूत्र की नली भी क्या होती है, खराबी आने लगती है। तो इतने जैसे डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप कितना आप परहेज कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ है, शुगर की जो बीमारी होती है वो क्या आपके मृत्यु के साथ ही जाएगी। उससे पहले आपका जैसे ये सोचिए कि नहीं, जैसे बुखार हुआ, ठीक है, तो हम मतलब दवा खा लिए तो हमारा बुखार सही हो गया, नहीं, डायबिटीज़ जो है आपका जो है दवा से नहीं ठीक हो सकता है, आपको दवा जो है आजीवन खाना ही पड़ेगा। अब आइए देखिए हम बात करते हैं दमा यानी अस्थमा जिसको बोलते हैं। तो देखिए दमा या अस्थमा का आक्रमण मतलब अटैक अति सुग्राहिता प्रक्रिया या मानसिक तनाव से उभरता है। एंजाइम्स की अपूर्णता का जो है पता चलता है। एंजाइम्स की कमी की वजह से भी क्या होता है, दमा अटैक आता है। लक्षण क्या होता है, श्वसन कष्ट, अंतर श्वास में अधिक कष्ट होता है, यानी सांस लेने में, अंदर की तरफ सांस लेने में क्या होता है, अधिक सांस। देखते हैं ना आप दमा के जो अटैक होता है बच्चों में, तो आप देखेंगे सांस वो बहुत तेजी से लेने, तो उनको क्या होता है, लगता है कि ऑक्सीजन की जो है कमी होने लगती। फिर क्या है, चिकित्सा के बाद भी जो आक्रमण कई दिनों तक बना रहा है, मैंने कि उनका इलाज होता है, फिर भी क्या आक्रमण होता है, उनका अटैक जो दमा का जो अटैक है वो कई दिनों तक बना रहता है। अत्यधिक श्वसन कष्ट के साथ पेशी ऐंठन और चिंता के लक्षण अधिक हो उसे सतत दमा कहते हैं। यानी कि मतलब लगातार, मतलब चिकित्सा हो गया लेकिन उसके बाद भी क्या इसमें जो है वो बना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सतत दमा के नाम से जानते हैं। आक्रमण यानी अटैक के समय छाती की सीमित संचालन होता है। लंबे समय के बाद छाती भित्ति जो है विरूपता में आ जाती है। रक्त में स्नोफिलिया तथा नासा मतलब नाक, नासा ग्रसनी उत्सर्जन में इयोसिनोफिल जो है मिलते हैं। इसमें क्या होता है, दमा में जो होता है स्नोफिलिया जो है उस रोगी का जो है बढ़ा रहता है। ठीक है, फिर सांस या श्वास गठन में क्या होता है, तो श्वास कष्ट या सांस कष्ट में ऑक्सीजन यदि संक्रमण हो तो प्रतिजीवी यानी एंटीबायोटिक दी जाती है। जब अन्य औषधि प्रभावित न करे तो स्टेरॉयड का भी सहारा लेना पड़ता है। ऑक्सीजन एंड्रियल से स्टेरॉयड जो है दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये आपका सब आज का जो है ये मॉडल पेपर देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना भी आप लोगों का जो विकलांगता के प्रकार है उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, कल का मॉडल पेपर और आज का मॉडल पेपर दोनों आप लोग कल की तैयारी में और क्या 25 जून की तैयारी के लिए, और प्लस आपका क्या है 27 जून को तो आपका ये सेकंड होगा, तो दोनों में आप लोग 25 जून और 27 जून दोनों का जो है मॉडल पेपर जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये दोनों पेपर क्या है आपके कोरिलेट है। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित है, तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बार बार यही कह रहे हैं कि विकलांगता के जितने भी प्रकार हैं आपके, जैसे देखिए श्रवण विकलांगता, दृष्टिबाधित विकलांगता, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, ये सब जितने भी विकलांगता के टाइप है वो सब आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली क्लास यानी आपका थर्ड पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, आपका पेपर अच्छा हो यही माता रानी से प्रार्थना है। आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक और शेयर करिए। ये लास्ट में हम बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में बोलते नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग जो है लाइक शेयर और अपना वैल्यूएबल कमेंट देना न भूलें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपके थर्ड पेपर में। थर्ड पेपर की भी क्लास भी आप लोगों की बहुत जल्द लगेगी। ठीक है, ओके।